नमस्कार। आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज चैनल और मैं हूं भाभी जी घर पर हैं का एंकर। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है। कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। क्या बात? कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। ये चिंता है जनाब, चिता जलाती है। बिहार को लेके हमेशा मैंने सुना है कि इस तरह का एरिया है, बिल्कुल एक बीहड़ गांव, या वहाँ के लोग इस तरह से होते हैं कि आपको किडनैप कर सकते हैं। वहाँ पे दबंगई चलती है और उससे क्या होता है, गर्दा गर्दा उड़ाते हैं लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा उस तरह का शहर होगा, बिल्कुल टिपिकल और बिल्कुल लड़ाई और मारधार, मतलब इस टाइप से। धनी मनी को कौन नहीं जानते, जो जो तेनालीरामा के दर्शक हैं। लेकिन जब टेलीकास्ट हुआ शो, उसके 15 दिन बाद धनी मनी मनी, और मेरा तो उसमें थप्पड़ खाने का सीन है। मैं गुरुजी को उंगली कर देता हूँ तो मुझे थप्पड़ मारते हैं। अब तक मैंने 804 से ज़्यादा थप्पड़ खा चुका हूँ। अभी तो आपकी जीवन यात्रा शुरू नहीं हुई थी और नौजवान थे और उसमें एक टकला होना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है। ये लड़कियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली कि ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। केसारी लाल जी के गाने भी सुना है, उनकी एक्टिंग देखी है, बड़ी गजब की एक्टिंग है उनकी। लेकिन केसारी जी हीरो माफी के एक बॉडी, मतलब भोजपुरी के सलमान खान हम उनको कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी दुनिया, बिहारी दुनिया असली दुनिया है, क्योंकि ये लोग लिट्टी चोखा, सत्तू और जितने भी देसी व्यंजन हैं, इसमें असली ताकत है। मुंबई में वड़ा पाव चलता है, खा के निकल जाते हैं फटाफट। मुझे लगता है कि बिहार का जो वड़ा पाव है वो है लिट्टी चोखा और सत्तू। फिल्मों की बात करें या टीवी की बात करें, किसी भी सीरियल को कास्ट करने से, उसमें कैरेक्टर को कास्ट करने से पहले कास्टिंग काउच जैसी एक प्रक्रिया होती है। तो एक तो ज़रा इसको समझा लीजिए कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये भी बहुत प्यारा सवाल आपने पूछ लिया है। आपकी स्टोरी में, मतलब मेरी सारी स्टोरी इन्होंने ले ली है, तो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है जो मेरे बहुत करीब है। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश शांडिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके story.com के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है टीवी के एक बहुत बड़े चेहरे जिनका नाम है शोभित विजय सोनी। अगर आप टीवी देखते हैं और तेनालीराम अगर आपने देखा है तो करीब 900 से ज़्यादा एपिसोड इन्होंने उसमें पूरा किया है मनीचार्य के कैरेक्टर के रूप में, जो कि हमेशा लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और अपने उस अदा से, अपने उस कैरेक्टर से लोगों का दिल भी जीता है। अगर उसके अलावा आपने देखा है भाभी जी घर पे हैं, तो उस पर भी उनका काफ़ी शानदार कैरेक्टर रहा है और उससे भी लोगों को उन्होंने खूब गुदगुदाने का काम किया है। अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें तो इस इंस्पेक्टर अविनाश में इन्होंने पप्पू की भूमिका निभाई है और वो भी अपने आप में काफ़ी फेमस जो है वेब सीरीज रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज बात करते हैं मनीचार्य से, जो कि तेनालीराम के उस कैरेक्टर में है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर पटना के इस खास स्टूडियो आपके story.com में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। बड़े अच्छे तरीके से आपने आगाज़ किया है शो का। आपकी स्टोरी, आपका ये जो स्टोरी वाला जो ज़ोन है, जो सबकी स्टोरियाँ आपके बीच होती हैं और आपके ज़रिए ऑडियंस जानती है, तो बड़ा अच्छा लगा। आपकी स्टोरी के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आप मुंबई से चलकर पटना आए, चलकर नहीं मतलब उड़ के आए। उड़ के आए। तो पटना आने के बाद सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मुंबई से पटना आने में आपको यहाँ पे अब कैसा लग रहा है, और ख़ास करके आपके स्टोरी के स्टूडियो में कैसा लग रहा है आपको? पटना आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सच बताऊं तो एक दिन के लिए मैं पटना आया था, लेकिन इतना दिल लग गया है पटना में कि तीसरा दिन आज है मेरा यहाँ पे, तो जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। हमने जैसा सुना था पटना यानी बिहार के बारे में, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पटना के बारे में जैसा कि अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो आपने कहा कि मुझे लगता था कि पटना गाँव की तरह है एकदम से, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ अलग दिख रहा है। तो क्या आपका परसेप्शन था और अभी आने के बाद कैसा लग रहा है? बिहार को लेके हमेशा मैंने सुना है कि इस तरह का एरिया है, बिल्कुल एक बीहड़ गांव, या वहाँ के लोग इस तरह से होते हैं कि आपको किडनैप कर सकते हैं। वहाँ पे दबंगई चलती है और उससे क्या होता है, गर्दा उड़ाते हैं लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा उस तरह का शहर होगा, बिल्कुल टिपिकल और बिल्कुल लड़ाई और मारधार, मतलब इस टाइप। तो थोड़ा सा मन घबरा भी रहा था जब मुझे यहाँ पे इस काम से आया, मैं यहाँ पे शूट के रिकॉर्डिंग। तो लेकिन सारी चीज़ें बदल गई बिल्कुल, और बिल्कुल आईना साफ़ हो गया, मतलब मेरे सामने कि बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ये शहर है, मेट्रो सिटी है। पटना में मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी गाँव में हूँ या किसी ऐसे जगह पे हूँ जहाँ मुझे बहुत ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है। तो
बिल्कुल अपने मेट्रो सिटी जैसा है पटना, मतलब मुझे अच्छा लगा काफ़ी। तेनालीराम में आपने करीब 900 से ज़्यादा किरदार निभाए हैं। शुरुआत कैसे हुई इसकी? ज़रा इसके बारे में बताएँ कि आपको इस सीरियल में आपको एंट्री कैसे मिली? मैं कई सालों से मुंबई संघर्ष कर रहा था। 2015 से मैं मुंबई में टीवी शोज़ कर रहा हूँ। छोटे-मोटे किरदार मिलते रहते थे और 2016 में मुझे तेनालीरामा से पहले भाभी जी घर पर हैं शो मिला, ओके। जिसमें मैंने अलग-अलग भूमिका में बहुत सारे किरदार प्ले किए। आज शायद मुझे याद है कि 100 से ज़्यादा ही मैंने किरदार अलग-अलग कर दिया होगा। भाभी जी घर पे हैं। जी, उसमें हप्पू की उल्टन-पलटन भी इनका एक शो है, मैं आई कम इन मैडम भी है, तो ये एक ही कंपनी के 3 शो हैं। तो इसके अंदर मैंने अलग-अलग किरदार निभा ही रहा था, एक अच्छे किरदार की चाहत थी, तो एकदम से ऑफ़र आता है कि तेनालीरामा एक शो आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है तेनालीरामा, मतलब मैंने उतना ज़्यादा नहीं सुना था तेनालीरामा के बारे में। अकबर बीरबल के बारे में सुना था और उसका एक सीरियल भी चलता था। तेनालीरामा आ रहा है तो मैंने कहा ठीक है, अपना काम है एक्टर का कि कहीं कोई शो बने तो अपनी प्रोफ़ाइल को भेजो। तो मैं मुंबई और दिल्ली करता रहता था क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी मुंबई रुकने की, तो मैं आना-जाना करता था, शूट करा, फिर फरीदाबाद, दिल्ली आ जाता था। तो एक बार मैंने प्रोफ़ाइल भेजा, तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ होगा तो बताएँगे। कुछ दिन बाद फ़ोन आता है कि आप कल ऑडिशन के लिए आ जाइए तेनालीरामा की। तब आप दिल्ली में थे? तो मैं दिल्ली में था, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? हाँ। तो मुझे इस चीज़ से खुशी हो गई कि ऑडिशन के लिए बुलाया तो अच्छी बात है। मतलब अपने आप को कहते हैं ना मोटिवेट कर रहा जी, था जी। मैं। फिर तुक्के से मैं आई कम इन मैडम से फ़ोन आता है कि कल एक दिन का शूट है। तो फिर मैं भगा फटाफट शूट के लिए, अच्छा। रात को बाय एयर टिकट्स उधार लेकर, मतलब पैसे टिकट के उधार लेके, और अगले दिन पहुँचा और वो शो शूट किया। उसके बाद फिर फ़ोन आता है कि आप आ जाएँगे ऑडिशन देने? मैंने कहा अरे हाँ, ऑडिशन देना था। मैंने कहा हाँ, मैं आ सकता हूँ बिल्कुल। मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला ठीक है, बताते हैं कुछ होगा तो अभी इसके बारे में जो भी रिज़ल्ट आएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर शाम को फ़ोन आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अच्छा। मैंने कहा चलो अच्छा है, आपको गंजा होना पड़ेगा। मैंने कहा गंजा पूरा हमेशा के लिए? बोला हाँ, हमेशा के लिए। मैंने कहा अच्छा, डन। हाँ। फिर 2 घंटे बाद आता है कि नहीं आपका नहीं हो पाया है, शायद किसी और का हो गया है। तो अच्छा। मैं बड़ा दुबला-पतला था, हाँ। तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि पतले के चक्कर में ना हुआ हो? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं वो पतला ही लड़का हुआ है जो हुआ है। अच्छा। तो फाइनली 1 ये महीना तब जब 2016 की बात है? 17 की बात 17 की है, बात। हाँ। अच्छा, हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हाँ। भाभी जी में ही अलग-अलग किरदार निभाते रहेंगे, छोटे-छोटे जो भी रोल मिल रहे हैं वो, प्लस में जो और कुछ देखेंगे। 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आई थी, मुझे याद नहीं है, 15-20 दिन के बीच में ही फ़ोन आता है कि सर आपकी झोली में वो रोल आया है, आप ही करेंगे। फिर मैं फरीदाबाद में था। अच्छा। गया ही था बॉम्बे से फरीदाबाद शूट करके, वापस आ गए थे? वापिस आना-जाना ही कर रहा था क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास रुकने की। तो मैंने कहा हाँ डन। तो बोले आप परसों पहुँचिए। मई-वई का टाइम था, बारिश वाला। मैं फटाफट दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और मैं मुंबई पहुंचा और मेरा लुक टेस्ट हुआ। प्रॉपर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस है वो करने के बाद फाइनली मेरे को तेनालीरामा मिला और फिर मैं अपने आप को एक टकले यानी गंजा बोल सकते हैं, बाल्ड बोल सकते हैं, हाँ। उस रूप में मैंने अपने आप को देखा पहली अभी बार। तो आपकी जीवन यात्रा शुरू नहीं हुई थी और नौजवान थे और उसमें एक टकला होना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग होता है। ये कभी लड़कियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली कि ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जिस उम्र में, मतलब उस टाइम तो मेरी एज और कम रही होगी, बिल्कुल यंग एज है ना, तो उस टाइम गंजा होना, कहते हैं जिस उम्र में बोल्ड होना चाहिए था उस टाइम में बाल्ड होके घूम रहा हूँ। तो लड़कियाँ कहाँ ही देखेंगी ऐसे लड़कों को। तो ऐसा कुछ रिएक्शन रहा, मतलब नेगेटिव रिएक्शन लगा होगा ऐसा? मतलब अभी तक ऐसा कोई नहीं रहा, मेरे लिए अपना काम ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेम रहा है। तो मैं अपने काम से इतना प्रेम करता हूँ, जब ये शो मिला तो मैंने दिल से निभाया उस किरदार को, और वो किरदार आज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। धनी मनी को कौन नहीं जानते, जो जो तेनालीरामा के दर्शक हैं। और अच्छा लगा, फिर मैं भूल गया कि मैं टकला हूँ या गंजा हूँ, या मुझे कोई टकला कह के चिढ़ा रहा है, या मुझे मुझे अपने काम से प्यार है, तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बीच में एक न्यूज़ सुनी कि अब गंजे लड़कों को भी लड़कियां पसंद करेंगी, तो मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगा। तब से मैं गंजा होके उस लड़की की तलाश में घूम रहा हूँ कि जो इस गंजे को पसंद कर ले, लेकिन दिल की अच्छी होनी चाहिए। ओके। सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे आपने फरीदाबाद की बात की, तो क्या आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं या फिर कहीं और के? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। मेरी जो स्टोरी है ये अच्छी है।
तो मैं इसके पीछे का वजह बता दूं कि मैं फरीदाबाद से वैसे नहीं हूँ, हाँ। मैं यूपी से हूँ। अच्छा। तो यूपी बिहार मतलब भाई भाई बिल्कुल। है ना। तो मैं यूपी गोंडा से हूँ। हाँ। गोंडा में पला बड़ा नहीं हूँ मैं, हरियाणा फरीदाबाद में पला बड़ा हूँ, एजुकेशन मेरी वहाँ से है। लेकिन मेरे दादाजी मेरे पूर्वज यूपी यानी गोंडा से हैं। धानेपुर गांव है और काफ़ी लोग जानते भी होंगे। और रही बात आपने पूछा कि कैसे आप चाय भी बनाते थे और कंपाउडर का भी काम किया। तो मेरी माताजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो उन्होंने एक एरिया में जो डॉक्टर्स होते हैं ना क्लिनिक, हाँ, हाँ। उस पे उन्होंने बोला कि मेरे लड़के को बुला लिया करो, उनको कुछ काम सिखा दो। अच्छा। पढ़ाई में मैं बहुत कच्चा था। अच्छा। एजुकेशन में शुरू से मैं लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे मेरे को लोग तवज्जो दें, मेरी वैल्यू करें, ये शुरू से मुझे शौक था। कभी घर में कुछ चीज़ें सजा रहा हूँ, कभी बेड को इधर लगा रहा हूँ, क्रिएटिविटी मतलब बचपन से ही मेरे अंदर थी, ये मुझे पता है। तो माताजी ने कहा कि यहाँ पे जाना है स्कूल से आने के बाद क्लिनिक पे। तो वहाँ क्लिनिक से फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर इस फील्ड में आ गए हम, क्योंकि शुरू से शौक था। तो पहले ही एक शो आता है, जैसे आपका ये प्रोग्राम है आपकी स्टोरी, ऐसे एक शो आता है आपकी अदालत। अच्छा। तो मुझे टीवी पे आने का शौक था, तो आपकी अदालत में मैं ताली बजाने जाता था ऑडियंस के। अच्छा। अच्छा। तो ऑडियंस के रूप में ताली बजाने जाता था फरीदाबाद से, नोएडा नज़दीक है। तो वहाँ पे धीरे धीरे जाता था चुपके से, क्लिनिक से बंक मार के और अच्छा। स्कूल से बंक मार के 60-70 रुपये में नोएडा पहुँचता था और रजत जी का शो देखता था आपकी अदालत, और उसमें ताली बजा के, और बड़ी खुशी मिलती थी कि मैं मीडिया से कनेक्ट हो गया हूँ, मैं इंडस्ट्री से कनेक्ट हो गया हूँ। क्योंकि इससे पहले मुझे क्योंकि मेरा जो माहौल है, मेरे जो आसपास का वातावरण है, वैसा नहीं है कि इस फील्ड से लोग हों या मेरे मम्मी पापा इतने एजुकेटेड हों, या मेरा माहौल इतना वैसा है कि भाई किसी से भी पूछ लिया, चाचा के लड़के से पूछ लिया, सिंपल फैमिली, बिल्कुल नीचे मतलब कह सकते हैं। लेकिन मेरा मन था कि मुझे टीवी में काम करना है, तो मैंने बैकग्राउंड में फैमिली में कोई भी कोई नहीं। इंडस्ट्री से नहीं था पहले। दूर दूर तक कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि ये दुनिया ही अलग होती है। तो 2007 में लाफ्टर चैलेंज करके एक शो आया कॉमेडी का, तो वहाँ हमारे शहर का कोई लड़का गया। तो मुझे लगा अच्छा ये दुनिया में हम जा सकते। तब मैंने क्लिनिक से हॉस्पिटल और क्लिनिक पे जो काम करता था, पार्ट टाइम चाय बनाता था ऑफिस में, वहाँ से बंक मार के, स्कूल से बंक मार के नोएडा जाता था आपकी अदालत। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री के बारे में पता चला, दिल्ली में ऑडिशंस दिए, फेक ऑडिशंस बहुत दिए दिल्ली में, हर दिन सिलेक्ट हो जाता था मैं। कि ऑडिशंस के बारे में जरूर बताइए, क्या है? फेक ऑडिशंस ये कि आप ऑडिशन देते थे और आपको फ़ोन आ जाएगा शाम को कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप बड़े हैप्पी होंगे। फिर बोलेंगे आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। अरे मैं पैसे दो, मैं बनवा देता हूँ, आपके पास एक बहुत बड़ा काम आया है। अच्छा। मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे, तो मैं कहता था कितना पैसा मिलने वाला है। वो बोलते थे 2,000 रुपये मिलेगा। मैंने कहा आर्टिस्ट कार्ड कितने का बनेगा? तो बोले 3,000 का। तो मैंने कहा कितने दिन का काम है? बोले 5-6 दिन का काम। मैंने कहा 2,000 की बजाय 3,000 की बजाय तुम 5,000 काट लो, मुझे शूट पे बुलाओ। तो वो वहाँ फंसते थे और फंसाते थे। तो इस चीज़ों से मैं गुजरा। स्कैम होता है इस तरीके से। स्कैम होता है, काफ़ी लोग करते हैं, ऐसा नहीं, हर काफ़ी लोग करते हैं। तो धीरे धीरे फिर मुंबई की तरफ। मुंबई जाने से पहले मैं लाइव शोज़ में एंकरिंग करता था। अच्छा। एंकरिंग से शुरुआत करी, मंच को संभाला। एंकरिंग करते करते मैंने थोड़ा थिएटर ज्वाइन कर लिया कुछ दिनों के लिए, जहाँ से कंगना जी और दीपक डोगरियाल जी ने लिया है, ग्रहण किया शिक्षा को एक्टिंग की। तो वहाँ मैंने कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी पेमेंट का इशू था कि आप पेमेंट दो तब सिखाएंगे। तो मैंने 1-2 महीना लेके फिर नुक्कड़ नाटक कुछ पैसों के लिए, धीरे धीरे फिर लाइव शोज़, और धीरे धीरे फिर मुंबई की तरफ रुख हो गया। तो ये सब ऊपर वाले ने क्रिएट कर दिया रास्ता बना दिया। हाँ, मेहनत करनी पड़ी। इस पर मैंने एक कविता भी लिखी है, तो मैं सुनाना चाहूँगा। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। क्या बात है। कई बार ऊपर उठा के नीचे भी गिराती है। ये चिंता है जनाब, चिता जलाती है। वाह। ये चिंता है जनाब, चिता जलाती है। इसीलिए कहता हूँ ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते रहो, ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर शोर मचाती है, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर शोर मचाती है। अरे वाह। मैं इसी तरह से मेहनत करता गया, रास्ते पे चलता गया, बस मुसीबतें आती गई। मैं तो बस सबसे यही कहूँगा कि ईमानदारी से लगे रहो। ऊपर वाला कभी ना कभी आपके जो रास्ते में जो दिक्कतें हैं, उसको खुद रास्ता बना देगा उस दिक्कतों से निकलने का।
अब थोड़ा सा बिहार में क्योंकि आप आए हैं तो यहाँ के मतलब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर लें तो यहाँ पे तो भोजपुरी चलती है जी जी। और भोजपुरी में यहाँ पे भी स्टार है और नेशनल लेवल पे छाए हुए हैं, तो किन के बारे में आप जानते हैं, किन किन के बारे में जानते पवन जी के बारे में। हैं? अच्छा, पवन सिंह जी के बारे में जानते पवन सिंह जी मेरे बड़े प्रिय हैं और मैं उनके सारे गाने सुनता हूँ। मैं यूपी से हूँ, मेरी भाषा अवधी है, लेकिन मुझे लगता है कि भोजपुरी अवधी भाई बहन है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। मतलब मैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अंजन टीवी पे काम भी करता था। अच्छा। मुझे स्क्रिप्ट देते थे, भोजपुरी अवधी के बिल्कुल टच में है। तो मैं तो भोजपुरी में भी काम किया है। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक नोएडा में और ओखला, दिल्ली एनसीआर में कुछ चैनल ऐसे थे जो भोजपुरी पे काम करते थे, कॉमेडी शो बनाते थे, तो मैं भोजपुरी बोल लेता था आसानी से। तो पवन जी की आपने बात की, तो पवन जी बहुत मेरे नज़दीक हैं, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डांस सब करना चाहते हैं। किसी को भी ऐसा नहीं है कि मैं डांस नहीं करना चाहता। जब म्यूज़िक बजता है तो नाचना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कई बार नहीं नाचते हैं। लेकिन अगर पवन जी का गाना बजे और कोई बगैर नाचे रह जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा, कोई भी हो जिसे नाचना, मतलब हील तो ज़रूर लगेगा, कमर तो ज़रूर हिलाएगा। तो पवन जी का गाना तो अपने आप में मज़ेदार ही रहा है हमेशा से। तो अगर हम बात करें कुछ और एक्टर यहाँ पे बड़े हैं तो उनके बारे में, जैसे खेसारी लाल यादव हैं, तो इनके गाने आपने सुने या देखा है आपने? केसारी लाल जी के गाने भी सुना है, उनकी एक्टिंग देखी है, बड़ी गजब की एक्टिंग है उनकी। और मुझे लगता है कि बॉडी वॉडी वाले जब भोजपुरी में मामला आया, तो भोजपुरी के सलमान खान निकले वो, तो एक तरह से देखा जाए, है नहीं, क्योंकि लुक अच्छी, बॉडी अच्छी। क्योंकि पवन जी को हम सिंगिंग में बहुत प्यार दिया है और हम लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब एंटरटेन किया है और हमेशा करते रहे एक्टिंग के ज़रिए भी। लेकिन केसारी जी हीरो माफी एक बॉडी, मतलब भोजपुरी के सलमान खान हम उनको कह सकते हैं। और मैं तो जहाँ रहता हूँ मीरा रोड मुंबई में, वहीं पे ही केसारी लाल जी का घर है। और जब भी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है और जल्दी मुलाकात होगी भी, तो मैं उनके घर की तरफ से निकलता हूँ तो बड़ा देसी बेहतर तरीके से बहुत अच्छा घर बनाया है उन्होंने। और जब मैं उधर से निकलता हूँ उनके घर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मुंबई में उन्होंने बिहार बनाया हुआ है और बड़े को ऐसा बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल मुंबई में बिहार जैसा वातावरण होना, उनके घर के आसपास उनकी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो बिहार है, जो भोजपुरी है, वो हर तरफ है, हर जगह फैली हुई है और तभी ये देश चल रहा है। अब थोड़ा सा हम टीवी के बारे में बात करते हैं कि जो नए स्ट्रगलर हैं आज के डेट में, हर कोई चाहता है कि वो टीवी पे आए। लेकिन जो अभी परिवेश है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, तो सोशल मीडिया से टीवी को कितना नुकसान हुआ है? भारी नुकसान हुआ है। मुझे ऐसा लगता है वैसे नहीं है, मतलब मैं कहूँगा कि इसको कह सकते हैं कि पैसों के माध्यम से, मतलब इस तरह से नहीं। काफ़ी भारी नुकसान इसलिए हुआ है कि कलाकार अच्छे सर्च नहीं हो पा रहे। अच्छा। सोशल मीडिया जब से आया है, हम चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, रील्स की या टिकटॉक की या यूट्यूब की। यूट्यूब तो फिर भी एक तरह से लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस पे वर्क करते हैं, तो उनको मैं कहीं न कहीं एक समझता हूँ कि वो भी अपने जीवन में एक संघर्ष करके चीज़ को हासिल करते हैं। लेकिन ये 2-2 4-4 सेकंड, कुछ सेकंडों की चीज़ें, हार्डली 1 मिनट की चीज़ में आप क्या ही दिखा लोगे? और लेकिन उनको व्यूज़ मिल जाता है। और जो हमारे कुछ मेकर्स लोग हैं, पूरे देश की बात करूँगा मैं, कि ऐसा नहीं कि मुंबई और दिल्ली या भोजपुरी या तमिल, मतलब हर तरफ जो भी है मेकर्स, वो उनके व्यूज़ को देख के कास्ट कर लेते हैं। वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो वो देखा कि व्यूज़ अच्छे हैं, फॉलोवर अच्छे हैं, इनको कास्ट करो। लेकिन वो कहाँ जाएँगे जो थिएटर से जुड़े हैं, घर से डाँटें सुन रहे हैं, अपने घर की बातें सुन रहे हैं, ताने सुन रहे हैं, उसके बाद पैसे जोड़ते हैं और कितने सालों तक वो नाटक करते हैं, ठीक है? तो उनको तो काम ही नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे फिर, मतलब मुझे लगता है कि जो जिसके लिए बना है उसको सबसे पहले काम दो, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब डेप्थ नहीं है, क्योंकि अगर कोई थिएटर कर रहा है, कोई आर्टिस्ट ऐसा है जो कि लगातार नुक्कड़ नाटक या नाटक कर के अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, और वहाँ पे कोई 2 4 10 सेकंड का रील्स या 30 सेकंड का रील्स बना करके कुछ छोटे-छोटे एक्टिंग करके उससे निकल के आ रहा है, तो कहीं न कहीं फ़िल्मों में या फिर उस कैरेक्टर में प्रभाव पड़ता होगा उसका? मुझे लगता है बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि देखिए जो एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टरी सीखता है 4 साल, तब जाके वो किसी का ऑपरेशन करना जानता है। उसमें भी वो कई बार लोग डरते हैं कि पता नहीं कैसा हाथ हो। तो एक्टिंग भी ऐसे ही है कि बहुत सारे इसमें शेड्स हैं, उनके बारे में जानते हैं थिएटर में, और बहुत सारा एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस लोग एक्टर जो होते हैं वो लेते हैं लोगों से, है ना? और एकदम से कोई उस मंच पर
1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड की रील बनाकर, हालांकि मैं भी रील्स बनाता हूँ लेकिन मेरा एक काम है, मैं एक्टिंग पहले रखता हूँ उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ क्योंकि ये चीज़ चल रही है, लेकिन मुझे उसके बारे में नॉलेज है। मुझे 100 चीज़ें करना आती तो पॉइंट एक करने में मुझे क्या ही दिक्कत होगी, है ना। तो कुछ लोग सोशल मीडिया से हिट होकर बड़े बड़े स्टेज पर आ गए हैं, पैसा भी अच्छा कमा लिया है और अच्छा नाम भी कमा लिया है, लेकिन वो टैलेंट नहीं है, उसको टैलेंट नहीं माना। लॉन्ग टर्म टैलेंट नहीं है ऐसे कैसे? क्योंकि मैंने मुंबई में जो अच्छे थिएटर से निकले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो आज भी बसों में धक्के खा रहे हैं, और जो ये रील्स और सोशल मीडिया वाले हैं ये लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन हट होता है मेरा कि इस पर कुछ ऐसा बनना चाहिए कि सबसे पहले लाइन में हम क्यों में होते हैं, तो क्यों में जो सबसे पहले होता है हम उसको सबसे पहले मौका वो चीज़ें और मौका देते। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बट ये ठीक है, जैसा माहौल चल रहा है ऐसे हम लोगों को भी चलना पड़ रहा है। अगर हम इस दौर की बात करें तो की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एक्टर हैं जो रील्स के दौर के नहीं हैं और आज बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, मनोज बाजपेयी हो, संजय मिश्रा हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत भी थे तो वो भी उस दौर से, रील्स वाले दौर से नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने छाप छोड़ी है तो उसके पीछे के मुख्य कारण को आप क्या समझते हैं? मेहनत, ईमानदारी से मेहनत की, जैसे मैंने अभी कविता सुनाई थी कि मेहनत अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो, आपके अंदर भरकर टैलेंट है। पंकज जी की बात करें, पंकज त्रिपाठी जी की बात करें, मतलब तो आप सोचिए ना कि आज वो कहाँ हैं। अगर वो रील वाले होते तो शायद कुछ टाइम के लिए होते, उसके बाद गायब हो जाते। अब वो हमेशा काम कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, वो भी एक ही अपने अलग ऑरे के अंदाज में, है ना। तो मुझे लगता है कि टैलेंट अगर है तो वो कभी नहीं छिपेगा, वो कहीं ना कहीं से, कहते हैं आप सूरज को कितना छुपाओगे उसकी रोशनी तो कहीं ना कहीं दिखेगी ना। तो जब दिखेगी तो कोई होगा उसको हटाएगा, तो अरे तो यहाँ पे तो हीरा पड़ा हुआ है, सूर्य है यहाँ के, सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है मनोज जी हैं, और आपने संजय मिश्रा जी की बात की, उनको तो मैं एक बार मिला भी था, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, बहुत ही देसी मिजाज हैं। पंकज त्रिपाठी जी भी मेरे एक जानकार हैं, परितोष जी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन वो पंकज त्रिपाठी जी के घर जाते जाते तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आज वो सारी फैमिली यूपी बिहार की इंडस्ट्री में है। तो आज इंडस्ट्री कितनी चमक रही है। हमारे बिग बी साहब वो भी यूपी से हैं, और रवि किशन जी हैं, वो भी शेखर सुमन जी बिहार से हैं। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे से उन्होंने हाथ मिलाया। तो मुझे कहीं ना कहीं यूपी बिहार की जो मिट्टी है उसकी सुगंध मुझे यूपी और बिहार की जो यादें हैं मुझे मुंबई में हमेशा बराबर मिलती रहती हैं, और इस वजह से मैं वहाँ काम भी कर पा रहा हूँ। बीच में एक हादसा हुआ, हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि आपकी इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री से निकल के उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया। तो उनसे क्या आप सीखते हैं, क्या इंस्पायर, और उनके जाने के बाद क्या क्षति हुई वहाँ पे? अभी भी दुख है, दुख तो हमेशा ही रहेगा। जब एक अच्छा कलाकार नहीं होता है तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी, और बहुत अच्छा एक स्टार, एक अच्छा अभिनेता, एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, कम है उनके लिए शब्द, मल्टी टैलेंटेड एक्टर थे वो। तो नहीं रहे तो उस चीज़ का तो हमेशा बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा सब, मतलब क्यों, हम थे तो हम सब यहीं से ना, तो दुख तो हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ, जब वो टीवी से मूवी में गए और बहुत बड़ा परचम लहराया, तो कहीं न कहीं मेरे लिए, उन टीवी कलाकारों के लिए एक शक्ति, एक प्रेरणा मिली कि हम टीवी से निकलकर बॉलीवुड में जा सकते हैं। क्योंकि एक मिथ है बॉलीवुड में कि जो टीवी करता है उसे फ़िल्मों में मौका नहीं मिलता। अच्छा। ये चलन था, तो मैं भी ये जानता था, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कलाकारों की कि पैसे भी कमाने हैं, अकेले रहा भी नहीं जाता है, तो मूवी कब मिलेगी, तब तक टीवी करते हैं। टीवी भी आसान नहीं है काम ढूँढना, टीवी की दुनिया में काम ढूँढना और फ़िल्मों की दुनिया में काम ढूँढना मुझे लगता है बराबर है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं। लेकिन कहीं न कहीं एक कैटेगरी थी कि टीवी वाले को मूवी में काम नहीं मिलेगा। लेकिन जब सुशांत सिंह को हमने देखा तो एक शक्ति मिली, हमने कहा अब तो सब अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि हीरो बनना है, लेकिन टीवी से हम मूवी की तरफ छलांग लगा सकते हैं। तो वो एक ऊर्जा मिली थी हमें उनसे। तब एक दौर ऐसा भी था जब बड़े एक्टर, जो अमिताभ बच्चन की बात करें या शाहरुख खान, या ये लोग टीवी पे नहीं आना चाहते थे, एक और ऐसा भी था। तो उस दौर में जब वो टीवी पे नहीं आना चाहते, तो क्या इसके पीछे यही कारण था कि भाई टीवी वाले बॉलीवुड में नहीं आए, क्योंकि अगर वो बड़े एक्टर यहाँ पे आने लगेंगे तो यहाँ वाले का रास्ता खुल जाएगा? तो क्या ये भी एक कारण समझ में आता है क्या? हाँ, मतलब मेकर्स के ऊपर होता है ये। मुझे लगता है कि अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरे लिए कलाकार चाहे छोटी सी शॉप पे बैठे
या वही कलाकार बड़े सी मॉल में बैठे, मेरे लिए तो कलाकार ही होगा, है ना। बट ठीक है, थिंकिंग है। कास्टिंग डायरेक्टर्स काफ़ी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर बहुत है जिन्होंने मुझे कास्ट किया है। मेरे जैसे ना जाने टैलेंटेड लोगों को वो कास्ट करते हैं, क्योंकि लुक अपने पास है नहीं, है ना। लेकिन जब अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर, मुझे तो अभी तक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर टकराए हैं जिन्होंने मेरे टैलेंट को समझा, परखा और मुझे हमेशा कास्ट किया है। अब तक मुझे कोई ऐसा बुरा कास्टिंग डायरेक्टर नहीं टकराया, क्योंकि जो टैलेंट को ना परख पाए। तो हमेशा मुझे परखा गया। तो मेरे जैसे ना जाने कितने कलाकार आज मुंबई में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो कुछ लोगों के माइंड में ये सेट हो गया था कि हम टीवी वाली दुनिया को मूवी में ना बुलाएं। टीवी की दुनिया अलग, मूवी की अलग। लेकिन सब मेरे लिए सब, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा बराबर पर्दा। मतलब एक ऐसा दौर आया कि बड़े पर्दे को भी टीवी पे फिर आना पड़ा, बिल्कुल, छोटे बिस्किट बिल्कुल, का। बिल्कुल। मेरा कहने का उद्देश्य था। खैर, तो अभी अगर हम बात करें आज के सिनेरियो में, अब फिर हम आते हैं, फिर भोजपुरी में आते हैं थोड़ा-सा। तो जब आप मुंबई में बैठ कर के भोजपुरी को देखते हैं, तो क्या कभी मन नहीं करता है कि भोजपुरी में भी काम करें, यहाँ की फ़िल्मों में मौका मिले? और अगर ऑफ़र मिले तो क्या यहाँ काम करना चाहेंगे इसमें? मैंने तो एक मूवी भी साइन की हुई है और उसका आज तक एडवांस मेरे पास है। वो मूवी थोड़ी पोस्टपोन्डेड है, मतलब अभी नहीं आई है। मेरा शुरू से मन था कि मैं भोजपुरी में काम करूं, लेकिन मेरी भाषा अवधी है। लेकिन डायरेक्टर ने बोला कि आप कर लोगे, क्योंकि वो उसके आसपास ही है। तो मेरा बड़ा मन है और मैं चाहता हूं कि मुझे भोजपुरी की ऑडियंस प्यार अगर देगी तो मैं बिल्कुल उनको एंटरटेन करूंगा। और मैं कॉमेडी के साथ साथ में नेचुरल और सीरियस एक्टर ज़्यादा अच्छा हूँ। अभी तो कॉमेडी पात्र निभा रहा हूँ। मेरे काफ़ी ऐसे एपिसोड्स हैं जिसमें मैंने बिल्कुल रोने धोने वाला काम, इमोशनल काम किया हुआ है। अब छोटे-छोटे किरदार हैं, बड़े-बड़े सीन्स हैं, बड़े-बड़े किरदार हैं, सब चीज़ें मिक्स है उसके अंदर। तो जब मौका मिलेगा तो भोजपुरी में तो धमाल मचा देंगे हम लोग। जैसे भोजपुरी में एक और चीज़ जो बदनामी है जिसके लिए, तो जैसे अश्लीलता को लेकर के बात की जाती है। यहाँ पे कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अश्लीलता है, जो यहाँ के एक्ट्रेस हैं, उनको उस तरीके से परोसा जाता है ताकि लोग, तो क्या बॉलीवुड और भोजपुरी के बीच में आपको क्या अंतर लगता है? मुझे लगता है अंतर कुछ नहीं है। हाँ, पहले भोजपुरी जब हम कुछ गाने देखते थे तो थोड़ा-सा वो खेत खलियान, थोड़ा-सा पानी में लड़की है ना? थोड़ा-सा उसके कपड़े थोड़े से आर-पार हम हल्का-सा नज़र आ जाता था, तो फैमिली के सामने इंसान देखता तो था अकेले में, लेकिन फैमिली के सामने। लेकिन अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री तो काफ़ी ऊपर आ गई है। क्वालिटीज़ वाइज़ गाने बन रहे हैं, लोकेशन अच्छे-अच्छे हैं, आउटडोर शूटिंग्स हैं। और मुझे लगता है यूपी, बिहार से, इंडिया से भी बाहर शूटिंग चल रही है भोजपुरी की। तो अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब तो ऐसी कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं, वही देखते हैं। ऑडियंस जो देखना चाहती है, भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, दिखाती तो वही है जो देखना चाहती है पब्लिक। हम दुकान पे वही चीज़ तो लेंगे ना जो हमारा मन होगा, तो दुकानदार भी वही चीज़ देगा जो कस्टमर माँगेगा। परसेप्शन फैला हुआ है, कई लोगों में लगता है कि मुंबई में बिहारी लोगों की उतनी नफ़रत करते हैं लोग, या फिर कई बार ऐसे वीडियोज़ भी कभी-कभी आ जाते हैं देखने को। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बॉलीवुड में आज जो भी है, उनके मैक्सिमम जो दर्शक हैं वो बिहार है। अगर हम गोविंदा की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, मिथुन चक्रवर्ती की बात करें, तो एक दौर में अगर उनको किसी ने सुपरस्टार बनाया है तो उसमें बिहार और यूपी के दर्शक का बहुत बड़ा रोल है। तो जब बॉलीवुड को इतना सब कुछ प्यार बिहार यूपी से मिलता है, तो फिर यहाँ के गए हुए एक्टर्स के साथ एक नाइंसाफ़ी क्यों होती है? नहीं, नहीं, ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ना शेखर सुमन जी निकलते, ना पंकज त्रिपाठी जी निकलते, ना मनोज वाजपेयी जी निकलते, और नवाज़ जी भी यूपी के हैं। मतलब अच्छे कलाकार आज हमारे बीच नहीं होते और ना निकलते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे मौका नहीं मिलता। वहाँ पे मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे दिल के होते हैं और उन्होंने अपने शहर में हमें रहने दिया, अपने सपनों को पूरा करने दिया है। तो मैं तो महाराष्ट्र से बड़ा हैप्पी हूँ, और वहाँ की सरकार से, और वहाँ के जो लोग हैं बड़े प्यारे लोग हैं। और आपने कहा ना कि गोविंदा हों या जितने भी बड़े स्टार्स हैं, यूपी के ऑडियंस ने उनको हीरो बनाया है। तो यूपी की ऑडियंस ने, मैं कह रहा हूँ, ऑडियंस ही नहीं होगी तो कोई हीरो बन ही नहीं सकता। तो यूपी की जनता ने हमेशा सबको प्यार दिया है, हरियाणा की जनता ने दिया है, दिल्ली की जनता ने दिया है। तो बिहार का योगदान ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि बिहार अपने आप में एक ऐसा फूल है जो हर तरफ से महकता है। तो मुझे लगता है कि अगर बिहार की जनता नहीं होती तो ना गोविंदा बन पाते, ना रवि किशन जी होते, ना कोई भी स्टार हम देख लें। तो बिहार की जनता ने तो हमेशा प्यार दिया है और देती रहेगी। और इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि बिहारियों को वहाँ मौका नहीं मिलता है। आज बिहारियों ने हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, चाहे वो आईटी की लाइन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो डॉक्टर्स की फील्ड हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ कुछ बातें होती हैं।
सबका प्यार बराबर है और बिहारियों को हमेशा मुंबई में मौका मिला है। अब थोड़ा एक और कैरेक्टर, क्योंकि आपने वेब सीरीज़ भी की है और इंस्पेक्टर अविनाश जो एक बहुत फेमस अपने आप में तो रणदीप हुड्डा के साथ भी आपने काम किया है, पप्पू का शायद किरदार था, तो ज़रा उसके बारे में बताइए, वो मौका आपको कैसे मिला और कैसा लगा उनके साथ काम करके, रणदीप हुड्डा के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत गजब के एक्टर हैं वो। मतलब रियली मैं जब उनको देखा सेट पे, वो एक ही मूड में जो प्ले कर रहे थे, इंस्पेक्टर अविनाश बने हुए थे, तो वो बिल्कुल यूपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे उस किरदार में। तो वो पूरे दिन सेट पे ऑफ स्क्रीन भी वो सेट पे उसी माहौल से घूम रहे हैं। मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, और पप्पू क्या, तो मैं समझ गया ये बिल्कुल उसी किरदार को जी रहे हैं। तो मुझे तक किरदार जीना और पीना रणदीप जी से अच्छा कोई जानता नहीं है। और रही बात मेरे किरदार की, मैं पप्पू बना था उस किरदार में, और गोविंद नामदेव जी थे, उर्वशी रुतेला जी थी। मुझे फर्स्ट टाइम गाड़ी चलानी थी, तो हमारे डायरेक्टर नीरज सर ने बोला कि पप्पू गाड़ी चलानी है तो सीख लो। तो मैं लखनऊ के रोड पे पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ सीख कर, और अगले दिन जब सीन हुआ तो और सी जी आई, तो उन्होंने बोला डायरेक्टर ने कि थोड़ा सा ध्यान से, पप्पू नया ड्राइवर है। जब मैंने चलाया तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगा, इसने तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाई। छोटा सा ही दूर तक का सीन था, लेकिन मज़ा आया। तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बात करते हैं, जब आपको ये कैरेक्टर मिला मनी का, तो क्या आपको लगा था कि ये कैरेक्टर इतना फेमस हो जाएगा, पूरे देश के बच्चों के बीच में फेमस हो जाएगा? जो भी लोग इसको देखते हैं, खास करके बच्चे तो निश्चित तौर पे तेनालीरामा देखे हैं, और जो आज यंग हो गए हैं वो भी देख रहे हैं, और जो आज बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं। राइट। दोनों एज ग्रुप उसको देख रहा है, उस कैरेक्टर को। तो क्या आपको लगा था कि ये इतना फेमस हो जाएगा? बहुत बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा है। ये उस टाइम मेरे जहन में था जब मैं पहले दिन उस शूटिंग पे पहुंचा, जो आज बड़ा हिट शो है तेनालीरामा, कि मैं भाभी जी घर पर हैं करता हूँ। मैंने साइन करके कोई गलती तो नहीं की। जब मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा 2017 के मई में, बिल्कुल जैसे अभी गर्मी है ना पटना में, ऐसे ही गर्मी थी, इससे ज़्यादा ही गर्मी थी। मई की गर्मी तो आप समझ सकते हैं, और मुंबई में बहुत ज़्यादा होती गर्मी। तो मुझे लगा कि यार मैंने बाल छिलवा के गलती तो नहीं की, कि पता नहीं क्या हो गया है, कैसा किरदार है, शिष्य का है। लेकिन जब टेलीकास्ट हुआ शो, उसके 15 दिन बाद धनी मनी धनी मनी मनी, और मेरा तो उसमें थप्पड़ खाने का सीन है। मैं गुरुजी को उंगली कर देता हूँ, वो मुझे थप्पड़ मारते हैं। अब तक मैंने 804 से ज़्यादा थप्पड़ खा चुका हूँ, क्योंकि 804 एपिसोड ही हैं सीजन 1 में। तो मैं तो रिटेक भी होते हैं ना सीन में, कई बार और पंकज जी कई बार वैसे ही मेरे साथ बहुत मस्ती करते हैं, और रियल में भी धर देते हैं मुझे कई बार। मैं भी किसी ने धर लूँगा पंकज जी को, किसी ने अच्छे से पटना बुला के। तो बहुत अच्छे एक्टर हैं पंकज जी, से बड़ा कहते हैं आपके यहाँ के बिहार के पंकज जी हैं, वो हमारे साथ वहाँ हरियाणा पंजाब के पंकज जी, पंकज बेरी जी, मतलब एक्टिंग का स्कूल है, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी। तो उनके साथ मस्ती मजाक होता रहता है। तो अब लगने लगा कि तेनालीरामा का जो साइन करने का डिसीजन था और मेरा गंजा होने का जो डिसीजन था, वो राइट था। बस एक ही चीज़ में चूक गया कि कोई लड़की नहीं मिली इस टकले को, इस गंजे को। शायद इस वीडियो को देखने के बाद कहीं कर हाँ, कोई बिहार की लड़की अगर मुझे मिल जाएगी अच्छी सी, तो मैं शादी कर लूँगा, सुशील सुंदर प्यारी, जो समझ पाए मुझको। क्योंकि आज के टाइम में लोग समझ नहीं पाते ना, सब झूठे हैं, सब नकली नकली से लोग हैं। क्योंकि मैंने इसको महसूस बड़े करीब से किया है, और इसी पे मैंने एक लाइन लिखी थी, मैं सुनाना चाहूँगा। सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है, सच्चाई की राह पे अब कौन चलना चाहता है, हर इंसान बगैर स्याही के कलम चलाना चाहता है। सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है, हर इंसान बगैर स्याही के कलम चलाना चाहता है। अब दिल ही कहाँ है लोगों में, अब दिल ही कहाँ है लोगों में। हर इंसान लव यू बोल के काम चलाना चाहता है, लव यू बोल के काम चलाना चाहता है। क्या बात है। उस तरीके से एक और चीज़, थोड़ा सा अनुभव हम लेना चाहेंगे। आमतौर पे हर किसी के जीवन का अपना एक्सपीरियंस होता है, जो संघर्ष होते हैं। मुंबई जाने के बाद अगर कोई नया इंसान जब वहाँ कोई पहुँचता है, कोई बड़े ख्वाब लेकर के कि टीवी पे दिखेंगे, बड़े पर्दे पे दिखेंगे, तो उसको सबसे पहले किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगर वो कहीं टीवी में ही अगर वो काम चाहता है तो? चुनौतियों की मुझे लगता है कोई पैमाइश नहीं, कोई मात्रा नहीं है, और मुझे लगता है कि ये तो संघर्ष जो है ये चलता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उन चीज़ों को अपने साथ लेके चलें जो ज़रूरत है, यानी टैलेंट। अगर उनके अंदर टैलेंट है तो फिर चुनौतियाँ तो वो ऐसे ही पार कर देंगे ना। जब टैलेंट होगा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उनको नज़र आएगा ही ना, जो मेकर्स हैं वहाँ के। बस पहली दिक्कत आती है रहने की,
तो रहने का इंतज़ाम कर लें। सेकंड, खाना यानी भोजन, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा और मकान अगर मुंबई में किसी कलाकार ने कर लिया और टैलेंटेड है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई पीछे कर पाएगा। तो एक स्ट्रगल करने का उसको मौका मिलता हाँ है वहाँ हाँ पे। मतलब शर्ते टैलेंट। अगर टैलेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप को भी प्रॉब्लम में डालो और सामने वाले को भी डिस्टर्ब करो और परेशानी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जगह खराब हो जाती है ना। काफ़ी ऐसे एक्टर बॉम्बे में हैं जो एक्टर नहीं है, वो देखकर एक्टर बनने आ गए, लेकिन किसी अच्छे एक्टर की जगह जो स्पेस है वो किल हो जाती है। राजनीति बॉलीवुड में ज़्यादा है या फिर टीवी में ज़्यादा है? हर तरफ ज़्यादा राजनीति तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ही ज़्यादा है। राजनीति घर घर में है और राजनीति जब तक होगी तब तक इस देश का और इस माहौल का विकास नहीं हो सकता है। तो आपके साथ कभी कोई राजनीति हुई? हमेशा होती है, मैं राजनीतियों में नीतियां बनाता रहा हूं। इसीलिए मैं चाणक्य जैसा लुक कर लिया। मैं चाणक्य नीति नहीं अपना पाता हूँ। अच्छा। मैं भले ही मेरी लुक चाणक्य जैसी है लेकिन मैं चाणक्य नहीं हूँ। मैं नीति मिनी तिदी सब में इस सब में लगा रहता हूँ। तो क्योंकि अब आप चाणक्य की धरती पे आ गए हैं तो फिर शायद वो नीतियाँ भी अब और बेहतर होती जाएगी। मतलब मुझे लगता है कि चाणक्य नीति भी क्या अपनाना, सब तो अपने हैं और देखने में कोई भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है रिश्ता भी नहीं है आज के टाइम पे। आज के सब झूठ की लेयर पे जीवन जी रहे हैं लोग, है ना। बिल्कुल फेक। आप समझिए कि आपका कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, अब तो पति पत्नी का रिश्ता रहा ही कहाँ है, अब तो तलाक बीच में आ गया है ना। पहले पति पत्नी के बीच में बच्चा आता था, अब पति पत्नी के बीच में तलाक आ जाता है। तो मैंने इस पे भी एक कविता ऐसी लिख दी थी कि हवाओं का रुख भी बदल जाता है, हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जरूरत पड़ने पर वो भी उतर जाता है। क्या बात। जरूरत पड़ने पर वो भी उतर जाता है। कितना भी प्यारा रिश्ता होता है, जब प्रॉब्लम आती है तो सब अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो क्या राजनीति अपनाना और क्या चाणक्य नीति अपनाना, मुझे लगता है साधारण जीवन जीना चाहिए। पवन सिंह जी इतने साधारण इंसान हैं, मतलब मैं जब उनको वीडियो भी उनकी देखता हूँ तो मुझे लगता है ये इंसान है, ये रियल मिट्टी से जुड़े सिंगर हैं, कलाकार हैं। मैं उनको देखता हूँ, मनोज वाजपेयी, हाँ। उनको, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। मनोज तिवारी जी को ले लीजिए, है ना। शेखर सुमन जी कितने हम्बल इंसान है, मतलब तारीफ ही, टीवी के एक बहुत बड़े चेहरे। बहुत बड़े चेहरे। मतलब शिखर द मूमर्स में हम उनको देखते थे, मतलब और लाफ्टर चैलेंज में तो उन्होंने कितनों को बना दिया। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी दुनिया, बिहारी दुनिया असली दुनिया है, क्योंकि ये लोग लिट्टी चोखा, सत्तू और जितने भी देसी व्यंजन हैं, इसमें असली ताकत है। मुंबई में वड़ा पाव चलता है, खा के निकल जाते हैं फटाफट। मुझे लगता है कि बिहार का जो वड़ा पाव है वो है लिट्टी चोखा और सत्तू, जो इंस्टेंट बन भी जाता है। मतलब मुझे मैगी कहते हैं 2 मिनट में मैगी बनती है, तो मैगी तो विदेश की कंपनी है, 2 मिनट में बनेगी। हमारे यहाँ तो सत्तू बिहार में 2 चुटकी में बन जाता है, बस घोलो पियो। वो भी मैगी का तो फ्लेवर है सिर्फ एक, नमकीन। सत्तू को तो आप कई तरीके से बना सकते हो, मीठा, नमकीन। जैसे एक जो आपका सबसे और फेमस जो सीरियल रहा है वो है आपका भाभी जी घर पे है, तो उससे आपका भाभी जी घर पे है से जुड़ना कैसे हुआ आपका? ये भी बहुत प्यारा सवाल आपने पूछ लिया है आपकी स्टोरी में। मतलब मेरी सारी स्टोरी इन्होंने ले ली है, तो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है जो मेरे बहुत करीब है। भाभी जी घर पर हमें कैसे ब्रेक मिला। भाभी जी घर पर है की कहानी बड़ी अलग है। मैं एक इवेंट करने गया हुआ था मुंबई, और एक ऐसी सोसाइटी में, मैं गणपति जी को बहुत मानता हूँ, बप्पा को। बप्पा की वजह से आज मुंबई और मुंबई के कलाकार हैं। तो बप्पा का एक इवेंट मुझे मिला, सिर्फ 2,000 रुपये के, 2,500 रुपये का इवेंट। तो मैंने कहा मैं मुंबई का इवेंट मैं कर लेता हूँ चल के, तो अकेले कैसे जाऊँ। तो मैंने एक फ्रेंड है जयदेव जी, उनको भी बोला। उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगा। एक पीयूष दुबे जी हैं जो बिहार के हैं, उनको मैंने बोला, बोले चलो चलते हैं। मैंने कहा 1,000 आप ले लेना, 1,000 मैं ले लूँगा, मुंबई का इवेंट है, मौका मिलेगा। तो वहीं पे ही इवेंट होने के बाद वहाँ पे भी बिहार के कलाकार आए हुए थे। गुरमीत चौधरी जी, आई थिंक वो बिहार से ही हैं। तो उनके लिए मैंने एंकरिंग की, कॉमेडी की। पता चला वहाँ पे बिहार के एक एक्टर थे, उनका नाम में था
तिवारी जी, मैं उनको बोल सकता हूँ तिवारी जी। तो उन्होंने बोला कि हमारी बिल्डिंग में शशांक सर रहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कौन है शशांक सर? बोले भाभी जी घर पर हैं के डायरेक्टर। मैंने कहा नंबर दीजिए ना उनका। तो मैंने उनको फॉलोअप किया, फिर उन्होंने मीटिंग में बुलाया, उनको लगा कि इसमें प्रतिभा है। फिर धीरे धीरे मैं न्यूज़ एंकर के रोल में मुझे एंटर किया। तो मैंने न्यूज़ एंकर जो भाभी जी घर पर हैं, जितने भी दर्शक देखते होंगे वो जानते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज चैनल और मैं हूं भाभी जी घर पर हैं का एंकर। तो इस अंदाज में मैंने एंकरिंग करी, उनको अच्छा लगा। पहले एंकरिंग के लिए बुलाते थे, धीरे धीरे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए वो मुझे बुलाने लगे और आज मैं कम से कम 100 से ज़्यादा किरदार उसमें प्ले कर चुका हूँ। उसमें सबसे फेवरेट किरदार आपके हिसाब से चुष्पा पुष्पा हिट हुई थी। हाँ। तो उन्होंने हमारे लिए चुष्पा राज का ऑफर दिया, तो वो हमने ले लिया और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से प्ले किया और वो बहुत तारीफजनक रही। तो चुष्पा, फिर मार्था, ऐसे बहुत सारे किरदार उसमें हिट हुए मेरे। और अभी भी जल्दी भाभी जी घर पर हैं कि ऑडियंस मुझे, और यूपी और भोजपुरी की ऑडियंस मुझे देख सकती है। ओके। कॉमेडी भी आप करते हैं और क्योंकि इसी के लिए आप फेमस भी हैं ज़्यादातर, जहाँ हाँ। के आपके कैरेक्टर में लगता है, और आप एक एक्टर जो कॉमेडी एक्टर होता है वो आवाज़ भी निकालता है। नहीं, मैं बेसिक कॉमेडी एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैं थिएटर कलाकार हूँ, मैं रंगमंच का एक अच्छा कलाकार हूँ। लेकिन अभी तक मुझे कॉमेडी के सीन्स मिले हैं, सीरियस भी मिला है, बट कॉमेडी वाला अभी ये थोड़ा चल रहा है। लेकिन मेरी सीरियस एक्टिंग कॉमेडी से बहुत ऊपर है। ओके। हाँ। वो अभी वो मौका मिला नहीं है, लेकिन अगर नहीं, मिला है। त्राही माम एक मूवी की, उसके अंदर आप देखिए आंखों में आंसू आ जाएंगे। माँ साहब जो एक मूवी की है जो यूपी और बांदा में शूट हुई है, तो उसके अंदर भी मैं एक नेचुरल, बिल्कुल एक गांव का जड बालक है, लड़कियों को छेड़ रहा है, मस्ती कर रहा है और मार पिटाई है। तो हर तरह का रंग मैंने जिया है और जीता रहूँगा। कॉमेडी वाला थोड़ा सा इसलिए ऐसा हो गया कि काफ़ी तकलीफ़ें देखी हैं, तो मैंने कहा लोगों को हंसाया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, तकलीफ जो चीज़ देख, जिसके पास जो चीज़ है वो चीज़ वो नहीं चाहता है, उसका ऑपोजिट चाहता है। तो एक कॉमेडियन अगर हंसा रहा है तो इसका मतलब उसे तकलीफ़ें बहुत देखी हैं, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि ना मैं खुद तकलीफ़ देखूं और ना मैं किसी को तकलीफ़ में देख पाऊं, तो इसलिए मैं हंसाता हूं उसको। तो जो इसलिए आने वाला है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दर्द झेलता है, वही हंसा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीधी सी बात है ना, वो उसके ऑपोजिट वो चीज़ ढूंढ रहा है ना, इसका मतलब वो चीज़ रही, अगर वो चीज़ होती तो वो क्यों उस चीज़ को कर रहा होता है ना। तो ये चीज़। अगर हम इस आवाज़ की बात करें तो शायद मोदी जी का भी आप आवाज़ अच्छे से कॉपी करते हैं या फिर मिमिक्री करते हैं। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं मोदी भक्त हूँ। हाँ। मैं उस इंसान का भक्त ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं राजनीति से कनेक्टेड रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन से बहुत नेता देखे हैं, सब पढ़कर स्पीच देते हैं। लेकिन वो ऐसे नेता हैं कि जो बगैर स्पीच पढ़े और बगैर कुछ चलाए बोलते हैं, तो वो जेन्युइन लगता है। तो पता नहीं कहाँ से मेरी बॉडी में उनकी आवाज़ आ गई, और मैं कभी कभी मंच पे जाता हूँ और लोग मुझे बुलाते हैं एज ए गेस्ट या एंकरिंग के लिए, तो मैं कई बार थोड़ी सी उनकी आवाज़ निकाल देता हूँ। तो कुछ जैसे कि यूपी की जनता और का तो प्यार मिल ही चुका है, यूपी की जनता का और पूरी दुनिया का प्यार मिलता रहता है, लेकिन अब मुझे स्पेशल बिहार की जनता का प्यार चाहिए। चुनाव भी है बिहार में। चुनाव भी है बिहार में, तो यूपी की जनता ने प्यार दिया, दिल्ली मुंबई का प्यार मिल रहा है, लेकिन अब बिहार की जनता अपना प्यार देगी। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपकी स्टोरी में आया हूं। यूं कह लो कि मैं बिहार के दिल में आया हूं, लेकिन मुझे आप लोगों को अपना प्यार, अपना जोश मुझे देना होगा, तभी मैं आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छा पंचम, एक अच्छा जोश दिखा पाऊंगा। नमस्कार। जैसे अभी आपने मोदी जी की आवाज़ निकाली, तो निश्चित तौर पे आप एक आर्टिस्ट है, तभी आप उस तरह के कैरेक्टर को आप अपने आवाज़ के माध्यम से निकाल पा रहे हैं। तो बाबा रामदेव जी आजकल बहुत चर्चे में है, खास करके शरबत वाले मुद्दे पे बहुत विशेष चर्चे में है। तो ज़रा उनके आवाज़ में अगर कुछ हो जाए तो। शरबत पे तो हाँ बिल्कुल, बाबा रामदेव जी जो भी करते हैं, पता नहीं क्या सोच के करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन वो करते रहते हैं। तो उनका अंदाज है, करने से होगा, करने से होगा, अगर करते रहोगे तो करने से होता रहता है, करना चाहिए। मैं शरबत के विवाद पे आ चुका हूँ, मैं ना शरबत पीने दूंगा और ना शरबत बनने दूंगा, मेरा ही शरबत बिकना चाहिए।
बहुत बढ़िया। फिलहाल हाल के दिनों में बिहार से एक और नया जो नाम है वो बहुत चर्चा में है, और इसलिए चर्चा में है कि क्रिकेट की दुनिया में पूरा इतिहास रचा हुआ है, क्योंकि मात्र 14 साल की उम्र में आईपीएल में अभी जस्ट उन्होंने तीसरे ही मैच में शतक लगाया। वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं। तो जब वैसे लोगों के बारे में आप जानते हैं कि वो बिहार से हैं, तो आपके मन में क्या चलता है? जिस दिन मुझे पता चला, बड़ी दिल से खुशी हुई। मुझे लगा कि 14 साल के लड़के ने इतना बड़ा बिहार का नाम रोशन किया, पूरे देश का ही नाम रोशन किया। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि बिहार की मिट्टी कहीं से भी खोदो तो एक प्रतिभा, एक टैलेंट और एक जोश नज़र आता है। और पूरी मिट्टी में ही कहीं न कहीं बिहार के अंदर एक जिसे कहते हैं ना लोहा मनवाने की एक ताकत है, और मुझे उस बात की बेहद खुशी है कि वो 14 साल के लड़के ने इतनी बड़ी बात। तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो एक आम इंसान है वो 8 घंटे काम करने के बाद जो है वो आराम खोजने लगता है, लेकिन एक एक्टर की ज़िंदगी में उसे सुबह कहीं और शूट है, दोपहर कहीं और शूट है और रात को कहीं और शूट है। तो कई बार 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करना होता है। तो इस चीज़ को कैसे लोग देखते, आप कैसे देखते हो और कैसे मेंटेन करते हैं ऐसी चीज़ों को? मैं अभी भी बिल्कुल थका हुआ हूँ, क्योंकि पटना आकर मैंने शूट किया है और शूट करके रात को लेट सोया और अभी आपके साथ हूँ। तो एक एक्टर के लिए घंटे मायने नहीं रखता अगर वो एक रियल एक्टर है। तो हमारी इंडस्ट्री में ये तो फैक्ट है कि जैसे आपने इधर शूट किया, दूसरी यूनिट में जाना है, वहाँ शूट करना है, अगले दिन सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है तो फटाफट पहुँचना है। हम हर क्षेत्र में कहीं न कहीं छोटा-सा ब्रेक ले सकते हैं, बीमार हो गए तो बोल दिया कि सर आज नहीं आएँगे, एक एप्लीकेशन लिखा और भेज दिया। इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है, अगर आपका रोल है और आपको करना है और आपने साइन किया हुआ है तो आप बीमार भी होंगे तो भी आपको करना पड़ेगा, आप थके हुए हैं, फिर आपको अपने अंदर जोश भरकर उस काम को करना होगा। जैसे मैं अभी आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ बैठ के आपके पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे जोश है अपने काम का। तो एक्टर घंटे नहीं देखता है, एक्टर की लाइन में घंटे का कुछ वो नहीं है डिक्शनरी। अगर हम जो आपका कैरेक्टर, इतने सारे मनी के कैरेक्टर आपने निभाए हैं, अनेकों कैरेक्टर आपने निभाया, तो उसमें से कोई एक दो कैरेक्टर अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे सेकंड में अगर आप प्रस्तुत करना चाहें हमारे दर्शकों के बीच, क्योंकि आपकी पहचान भी उसी से बनी। जी, बिहार की जनता को मैं मनी बन के दिखाता हूँ, जो मैं रोज़ बनता हूँ और शूट करके टीवी पे प्रसारित होता है प्रोग्राम तेनालीराम। गुरुजी, मैं आ चुका हूँ पटना, आपकी स्टोरी में नहीं, मतलब मैं अपनी स्टोरी लेके आया हूँ। अब आप मुझे मार भी नहीं सकते हैं। क्योंकि बिहार की जनता ने मुझे अपना सहारा दे दिया है। मैं बहुत जल्द भोजपुरी फिल्मों में भी आने वाला हूँ। हाँ। ये स्माइल है मेरी, उसमें टैगलाइन है जो ये हंसता है हमेशा। हाँ। ये मनी का एक उसमें वो स्टाइल है, और दूसरा वो थप्पड़ पिटता है। भोजपुरी में अगर थोड़ा-सा आ जाए, क्योंकि भोजपुरी फ़िल्मों की ही बात हो रही है, तो गाने तो यहाँ बहुत अच्छे हिट होते हैं, फ़िल्में भी बहुत चला करती थी, लेकिन आज के वक़्त में यहाँ फ़िल्में नहीं चला करती है। तो कुछ फ़िल्म आपने देखी है, और अगर देखी है तो आपको क्या कमी लगी है? फ़िल्में काफ़ी अच्छी बनाई जाती हैं भोजपुरी में, और काफ़ी अच्छा मसाला होता है, गाने तो हिट होते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्में अभी इसलिए नहीं देखी जा रही हैं कि ये सच है, मतलब हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए कि जो भोजपुरी कलाकार हैं बहुत ईज़ी वे में लोगों को मिल जाते हैं, गाँव देहात में मिल जाते हैं, छोटे-छोटे फंक्शनों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब कोई कलाकार, कोई बड़ा प्रसिद्ध अभिनेता भोजपुरी का आपको हर एक गाँव में छोटे-बड़े फंक्शन में नज़र आ जाएगा, तो उसकी मूवी कौन देखने जाएगा सिनेमा में? तो यही एक फ़र्क पड़ता है कि इसलिए सिनेमा यानी भोजपुरी फ़िल्में धीरे-धीरे उनका स्तर कम होता जा रहा है। लोग गाने सुन के काम चला रहे हैं। उनको लगता है कि अब तो क्या ही देखना है, तो देखिए ये एक्ट्रेस की बात करें तो कौन से एक्ट्रेस को आप पसंद करते हैं भोजपुरी में? एक्टर की तो बात हमने कर ली है, लेकिन अगर एक्ट्रेस की बात करें तो? अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह। हाँ, बहुत अच्छी अदाकारा हैं और नेचर भी बड़ा अच्छा है उनका। एक आध बार मैं एक जानकार बंदे हैं, उनके ज़रिए उनकी तारीफ़ भी सुनी है, और पवन जी के साथ तो उनका एक कनेक्शन रहा ही है। नहीं, अच्छा वाला, अच्छा वाला कनेक्शन ज हमने उनके साथ देखा है ना उनको काफ़ी। तो हम तो अच्छी बातें याद करेंगे, दुनिया जो भी सोचे सोचती रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। अक्षरा सिंह को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ही डेयरिंग अदाकारा हैं, एक्ट्रेस हैं वो। और यहाँ में अगर हम, क्योंकि बिहार में आप आए हैं, तो थोड़ी राजनीति पे भी बात कर लेते हैं, बिहार की राजनीति पे। तो राजनीति में आप यहाँ पे नेता के तौर पे किसे देखते हैं बिहार में? लालू यादव जी तो बड़े फेवरेट रहे हैं पूरी दुनिया के, मतलब पूरे भारत के तो रहे ही रहे हैं।
दुनिया में भी उन्होंने राज किया ही है, अपने अंदाज का लुत्फ़ उठाया उनके लोग। अंदाज में कुछ अगर, क्योंकि उनके अंदाज को भी लोग खूब पसंद करते हाँ, लेकिन मैं उनके उसमें कॉपी तो नहीं करता, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, "बक, बुर्बक, बक, हमार नकल करोगा? हैं? हमार नकल करने के लिए पहले चारा खाना ज़रूरी है।" तो ये ऐसे ही तो कर लेते हैं मस्ती हैं। और मज़ाक। नीतीश कुमार? बड़े अच्छे नेता हैं, मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, जब भी नीतीश जी मिलेंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपका लुक ही नेता वाला जैसा है। आप नेता ही बने हैं, मुझको लगता है कि आप पैदा ही नेता बनने के लिए हुए थे। वो नेता वाली बात, वो नेता वाली चाल, वो नेता वाले ढंग आप में ही है नीतीश जी। तो हम जब भी बिहार आएँगे, आपसे मिलना चाहेंगे। अगर आप हमें मौका देंगे तो हम एक बार ज़रूर आपके सामने आपके लिए कुछ प्रस्तुत करेंगे। ओके। तो जिस तरीके से आपने सभी के बारे में बातचीत की, नेताओं के बारे में बातचीत की, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बातचीत की, बॉलीवुड के बारे में बातचीत की, टीवी के बारे में भी बातचीत किया आपने। इन सब चीज़ों से परे अब थोड़ा-सा कॉमन चीज़ों में आ जाते हैं हम। एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जब लोग उसको ताने मारते हैं, तो वैसे समय को एक इंसान को कैसे फेस करना चाहिए? क्योंकि ये आपके भी लाइफ में ऐसा आया हुआ है। हमेशा आता है, अभी भी आता है, क्योंकि एक कलाकार हो या कोई भी इंसान जब ऊपर की ओर चढ़ता है, तो उसे बहुत मज़ा आता है, उसे खुशी मिलती है। लेकिन ऊपर चढ़ के कहीं अटक जाए, तब वो थोड़ा-सा तकलीफ में हो जाता है। लेकिन जब ऊपर चढ़कर अटकने के साथ-साथ नीचे गिरने लगे, तो कहते हैं ना जितना ऊपर हम जाएँगे उतना ज़्यादा गिरने का दर्द होगा नीचे, है ना? जब भी मैं सोफ़े से नीचे गिरूँगा तो थोड़ा-सा ही दर्द होगा, अगर मैं एक मंजिल से ही गिरूँगा तो और दर्द होगा, उससे ऊपर और दर्द। तो हर किसी के जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं। लेकिन ये होता है कि हमें अपने आप को मनोबल को मजबूत करना होता है, अपने आप को इस तरह से खड़ा करना होता है कि हम गिरने की बजाय अगर हम ऊपर चढ़ नहीं पा रहे तो वहीं कहीं स्टैंड कर जाएँ, उस सिचुएशन को मैनेज करें। तकलीफ़ें होती हैं, ताने लोग मारते हैं, हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री, हाँ, इस लाइन में थोड़ा-सा ज़्यादा लोग डिच करते हैं। आपका लड़का कलाकार बन रहा है, हीरो बन रहा है, आपका पड़ोसी बोलता है आपको कि अरे! शकल देखी नहीं, हीरो बनने चले गए। वो हीरो एक लाइन हमेशा फिट है। उन्हें नहीं पता कि वो हीरो बनने नहीं चला गया, वो एक कलाकार है। कलाकार में कई सारे और भी किरदार होते हैं। मुझे आज भी चिढ़ाते हैं लोग, मेरे पापा को, कि अरे वो हीरो बन गया आपका लड़का। लेकिन जो लोग जलते हैं वो ज़्यादा चिढ़ाते हैं। तो जब कोई चिढ़ाए आपको, आपको ताना मारे, आपसे जले, तो सोचो कि आप धीरे-धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। तनाव आज के डेट में हर किसी के जीवन में सबके है। पास है। छोटे बड़े तनाव सबके लाइफ में है। अगर आपके जीवन में तनाव का कभी ऐसा कुछ सामना होता है, तनाव से, स्ट्रेस से, तो उससे कैसे आप संभालते हैं या फिर कैसे उसको हैंडल करते हैं आप? मुझे लगता है फिर मैं माहौल में चला जाता हूँ, दोस्त के पास चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अकेला रहूँगा तो तनाव मुझे घेर लेंगे और तनाव की जो दीवारें होती हैं वो दबा देंगी मुझको। तो जब तनाव हो तो आप अपने दिल में अपनी बातें मत रखो, आपका कोई भी एक ऐसा जानकार होना चाहिए, होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा कोना हो जहाँ पर आप तनाव से बचकर वहाँ पे जाके बेशक रो लो, अपनी बातें रख लो, तब मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल लेंगे। अकेला होना और अपने मन में बातों को रखना, वो तनाव या अटैक का रूप ले सकती है कभी भी। जब आप अपने किरदार से लोगों को हँसाते हैं और जब लोग को हँसा, तो कभी किसी ने कोई कॉल किया या कोई बातचीत हुई कभी ऐसे कि हाँ, आपके किरदार की वजह से मेरा तनाव कम हुआ या फिर हम डिप्रेशन से बाहर हुए? हाँ, कई बार सेट पे कई सारी ऑडियंस आती है, वो बताती तो हमें खुशी मिलती है कि आपका शो देखते हैं, कई बार बहुत परेशानी होती है लेकिन आपका शो देखते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है, तो फिर हम थोड़ा-सा अपनी टेंशन को भूल जाते हैं। भाभी जी घर पर हैं देखते हैं, तो कहीं से भी स्टोरी को समझने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ से भी देखो वहीं से हँसी आना शुरू हो जाती है। तो हम कई बार ना चिड़चिड़े पे, एक मेरी फ्रेंड हैं, पूजा पांडे, वो जो आपके छपरा से हैं, वो कहती हैं कि मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ तो कपिल शर्मा शो देखती हूँ, तो मैं सब भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। तो लाफ्टर इज़ बेस्ट मेडिसिन और मुझे लगता है ऐसे कलाकारों को जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, हँसाते हैं, इनको तो मेडिसिन नेम दे देना चाहिए। क्योंकि किसी के दिल को निकाल के रख देना और उसकी तकलीफ़ों को ख़त्म करके और उसको वापस सेट करके उसको मुस्कुरा देना, तो वो बड़ी अच्छी एक एक्टर के तौर पे हँसाना ज़्यादा मुश्किल है या फिर रुलाना ज़्यादा मुश्किल है? मुझे लगता है कि हँसाना मुश्किल है
रुला तो आप किसी को भी देते हैं, लेकिन मेरे नज़र में रुलाना भी मुश्किल है। अगर आप कला से रुला रहे हो किसी को तो वो भी बहुत मुश्किल है। अगर आप रुला रहे थे। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि किसी को हँसाना मुश्किल है, ये फैक्ट है। बिल्कुल किसी को हँसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी को रुलाना उससे भी मुश्किल है सिर्फ़ अभिनय में। अभिनय में। नॉर्मल तो सभी को रुला ही रहे हैं ना, लड़कियां लड़कों को रुला रही हैं, माँ बाप को बच्चे उनके रुला रहे हैं, है ना। लेकिन अभिनय में रुलाना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपने अभिनय में रुला दिया तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। हंसा तो रही हैं हम लोग। मनी को कभी प्यार हुआ है? प्यार हुआ है, प्यार अभी सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन प्यार तो हुआ है और रोया भी हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन ठीक है, लगे हैं मामला। अभी तो काम पे फोकस है। मुझे काम से प्यार हुआ है, काम से बड़ा काम से इतना प्यार है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ। अगर काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझसे कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि सब बेकार है। टीवी की दुनिया या बॉलीवुड की अगर बात करें तो वहाँ पे ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, और ग्लैमर के दौर में जब आप टीवी में काम करते हैं, कई आर्ट एक्ट्रेस होती हैं या फिर जो लोग काम करते हैं, तो उसमें आमतौर पे ये चर्चा हो जाती है कि इनका संबंध इनके साथ जुड़ गया है फिर इस तरीके से। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो शो कर रहे हैं वो मेल ओरिएंटल शो है। उसमें मर्द ज़्यादा हैं, रानियां हैं तो किसी और की रानियां हैं। तो अभी मुझे मेरी रानी नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे जो शादी भी करनी है वो टीवी की दुनिया की लड़की से नहीं करनी है, ना फिल्म की दुनिया से। मुझे एक घरेलू लड़की चाहिए जो यूपी बिहार से हो, मतलब घर संभाले, मुझे मजबूत करे, बातों से करे, मतलब वो चाहिए। क्योंकि मैं तो इतना कमा ही रहा हूँ ना, औरत से थोड़ा ना मुझे काम करवाना है। वैसे अपने मन से वो करें, सपोर्ट करें तो अच्छी बात है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सपोर्ट करें, जैसे पंकज जी की वाइफ ने पंकज जी को किया है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि साथी मजबूत और अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को समझने वाला होना चाहिए। ऐसी बातचीत से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी सहकर्मी होंगी या फिर कोई अगले कैरेक्टर में कभी को नजर आएंगी तो वो तो पहले ही कर जाएंगी। देख लीजिए, देखा जाएगा, समय क्या करवाता है। लेकिन अभी फिलहाल काम पे फोकस है, लोगों को एंटरटेन करना है, लोगों के दुखों को हरना है और अपने टैलेंट के जरिए उनको एंटरटेन करना है। ये मेरा मकसद है हमेशा से। मनी को अगर बॉलीवुड में मौका मिलता है तो वो किस तरह के एक्टर बनना चाहेंगे? मैं एक सीरियस एक्टर बनना चाहूँगा। सीरियस यानी उसमें हर शेड होना चाहिए। सीरियस ये नहीं कि मतलब सबको रुला रहा हूँ, एक हँसाने वाला कलाकार लोगों को रुलाता अच्छा नहीं लगेगा। अलग अलग शेड, अलग अलग शेड। गाड़ी छुक 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 चलनी चाहिए, कभी उछल कभी कूद, कभी उछल कभी कूद, ऊपर नीचे सब चीज़ें चल, बस सहारा चाहिए होता है कि सब एक एक्टर के तौर पे अगर आज के वक्त में ये कभी भी देखा जाए, जैसे बाकी जो जॉब होते हैं उसमें जैसे किसी को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, थोड़ा संघर्ष किया, नौकरी लग गई, निश्चिंत है वो। प्राइवेट जॉब में भी निश्चिंतता हो जाती है, लेकिन एक एक्टर को बहुत लंबा संघर्ष करना होता है और उस लंबे संघर्ष को मेंटेन करने के लिए कई बार पैसे की कमी आती है और भी तमाम चीज़ों की दिक्कत आती है, समाज से ताने भी मिलते हैं। वैसे सिचुएशन को एक एक्टर कैसे अपने संघर्ष के दिनों में मेंटेन करता है, और जब आपका ये दौर था तो आप कैसे मेंटेन करते थे? मैंने बड़ी प्रॉब्लम झेली है अपनी लाइफ में और अभी भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब कला की बात करता हूँ, अपने प्रेम की बात करता हूँ, कला प्रेम की बात करता हूँ तो लगा रहता हूँ। लेकिन एक एक्टर के लिए एक ऐसा साथ हमेशा चाहिए जो उसे हर पल मोटिवेट करे, बुरे में तो हमेशा उसके साथ रहे, सच्चे दिल का हो, चाहे वो दोस्त हो, प्रेमिका के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पापा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन वो बिल्कुल उसको इतनी करीबी से जाने। क्योंकि कलाकार एक ऐसा क्षण उसके उसमें समय में आता है कि कई बार तो बहुत नीचे गिर जाता है अपने अंदर दिल से और कई बार ऊपर उठता है। तो ऊपर उठने में तो पूरी दुनिया उसको साथ देती है, लोग तारीफ़ें करते हैं। लेकिन जब वो टूटता है तो उसको एक ऐसा कोना चाहिए होता है जहाँ पर उसे कोई समझ सके और उसको, लेकिन वो सच्चा होना चाहिए, उसको सहारा दे सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी रूप में मिल सकता है या मिल सकती है। फिल्मों की बात करें या टीवी की बात करें, किसी भी सीरियल को कास्ट करने से, उसमें कैरेक्टर को कास्ट करने से पहले कास्टिंग काउच जैसी एक प्रक्रिया होती है। तो एक तो ज़रा इसको समझा लीजिए कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि कई लोग सुनते हैं, बहुत लोग शायद नहीं भी जानते हो। तो ज़रा इसको समझा दीजिए और इसमें किस तरीके से शोषण होता है खास कर लड़कियों का? मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अपनी मर्ज़ी से होता है। और मैं सच बोलूँ तो ये हर क्षेत्र में है। मेडिकल लाइन में चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, जैसे कि भाई सुपरवाइज़र है तो अपने नीचे वर्कर्स को भी ऑफ़र करता है कुछ, तो कोई वर्कर है वो कहेगी हाँ, या किसी डॉक्टर ने नर्स को बोला या अपने स्टाफ को बोला, है ना। तो ये प्रॉपर्टी डीलर में जो रिसेप्शन पे बैठती हैं लड़कियाँ, क्योंकि मैंने हर
घाट का पानी पिया है, हर जगह मैं रहा हूँ, हर जगह काम किया, तो मुझे लगता है कास्टिंग तो हर जगह होती है, मतलब कास्टिंग काउच, हर तरफ कास्टिंग काउच है, लेकिन मर्जी से है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि कास्टिंग काउच इंडस्ट्री में होता है तो काम मिलता है, या ऐसा लड़कियों के साथ गलत होता है या लड़कों के साथ गलत करते हैं कुछ लोग, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब एक बातें हैं। बड़ा साफ सुथरा बॉलीवुड है, आपकी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से कास्टिंग होती है, वो आपकी आपसी चीज़ें हैं, वो तो हर एक क्षेत्र में कहा जा सकता है ना मर्जी से। बस ये दिखता है बॉलीवुड, इसलिए लोगों ने इसको एक वो बना दिया है कि वहाँ कास्टिंग होती है, कास्टिंग काउच होता है कास्टिंग से पहले। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कास्टिंग काउच होने लगे तो हर लड़की मुझे लगता है हीरोइन बन जाएगी, क्योंकि आजकल लड़कियाँ बिल्कुल ओपन है, आप रील पे देख लो, लड़कियों ने क्या धमाल मचा रखा है व्यूज़ के लिए, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, मतलब बहुत अलग ही ट्रेंड बना दिया है। मतलब मुझे लगता है कि कलाकारी ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहन के इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे आ रही हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो आपकी वजह से नहीं है, आपके बदन को दिखाने के ऊपर है। अगर आप इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़की हो तो आप अगर आधे से ज़्यादा कपड़े पहन के जो वीडियो बनाती हो, अंग जिसे कहते हैं, तो आप पूरे कपड़े पहन के वो व्यूज़ प्राप्त कर लो, तो मैं मान जाऊँगा कि आप टैलेंटेड हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा छिछोरापन हो गया सोशल मीडिया पे। सब लड़कियाँ लगी हुई हैं व्यूज़ प्राप्त करने के लिए, क्या मिलेगा उस व्यूज़ से? क्या होगा अगर 1 मिलियन आपने अपने बदन को दिखाकर 1 मिलियन बन भी गए विजेता, तो क्या ही होगा? 2, 4, 10 ऐड मिल जाएँगी, आपको काम मिल जाएगा, लेकिन सबका भला तो नहीं होगा ना। कोई एक ही 100 नेता खड़े होते हैं चुनाव में, कोई एक जीतता है, बाकी तो बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी बर्बादी वाला क्षेत्र ही क्यों चुनें? प्लेटफ़ॉर्म बना, थिएटर करो, एक्टिंग सीखो, नेचुरल एक्टिंग करो। ये रील्स पे आप अच्छा कंटेंट डालो, मैं खुद रील बनाता हूँ, कॉमिक बनाता हूँ, सीरीज़ बनाता हूँ, मैसेजेबल बनाता हूँ, लेकिन कुछ लड़कियों से मेरी शिकायत है कि बहुत न्यूडनेस उन्होंने रील्स पे फैला रखा है। इसका समाज पे भी असर पड़ता है। बहुत बच्चों पे, छोटे-छोटे बच्चे आज के टाइम फ़ोन चलाते हैं, उस पे मतलब हर तरह की वीडियो हैं, बिल्कुल ओपन, मतलब के 50% लड़कियों ने अपने कपड़े उतार दिए हैं, सिर्फ़ व्यूज़ प्राप्त करने के लिए। क्या अब तो ओरिजिनल सोहित जी और तेनालीरामा के मनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस स्टूडियो आए मुंबई से और हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करेंगे कि ये पॉडकास्ट लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक होगा, और आगे भी जब आप पटना आए तो निश्चित तौर पे हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, फिर किसी नए मुद्दे पे, नई बातों पे, क्योंकि अभी भी आपकी कहानी में कुछ चीज़ें हैं जो अभी छिपी दबी रह गई है, जिसको हम लोग नेक्स्ट अगले एपिसोड में ज़रूर जारी करेंगे। तो एक बार दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी स्टोरी की पूरी टीम की तरफ से। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, और आपकी यानी हमारी, हम सब की, बिहार की जनता को दिल से गोड़ लागतानी। ओके।